वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है आईसीमोड रिपोर्ट ऑन हिंदू कुश हिमालयास। तो आईसीमोड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेपाल में लोकेटेड है और ये जो हिमालयन रीजन है वहां पे रिसर्च करता है। तो इसने अपनी एक रिपोर्ट दी हुई है हिंदू कुश माउंटेन्स जो है उन पे इसने रिपोर्ट निकाली है अपनी समरी ऑफ द हिंदू कुश हिमालय असेसमेंट रिपोर्ट। अपनी असेसमेंट रिपोर्ट की जो हमारे हिमालय रीजन्स है उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, और उन पे किस तरीके से मिटिगेशन हो सकता है। तो आईसीमोड का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। इसकी रिपोर्ट है वाइस रिपोर्ट। वाइस मींस वाटर, आइस, सोसाइटी एंड इकोसिस्टम रिपोर्ट। हिंदू कुश हिमालय पे है इसका वाइस रिपोर्ट। देखते हैं इसमें क्या क्या है। अब हिंदू कुश हिमालयन रीजन, इस मैप में आप देखोगे हिंदू कुश ये 3500 किलोमीटर के स्ट्रेच में फैला हुआ है, अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक। यहाँ पे अफगानिस्तान से लेके यहाँ पे आपका म्यांमार है, यहाँ तक कोई पूरा हिंदू कुश हिमालय रीजन में ही आता है। हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस यहाँ पे पाए जाते हैं वर्ल्ड के। एंड लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ आइस, देखो सबसे ज्यादा आइस तो पोलर एरियाज में है, आर्कटिक और एंटार्कटिक में। और उसके बाद अगर आइस कहीं पे सबसे ज्यादा है तो इस हिंदू कुश रेंज में ही सबसे ज्यादा आइस है। यहाँ पे इसे एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। हिंदू कुश रीजन है, यहाँ पे 8 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इन 8 कंट्रीज में जो रिवर्स है, मेजर रिवर्स जो है, उनका वाटर सोर्स ये हिंदू कुश हिमालय रेंज ही है, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं और ये ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं वही पानी रिवर के फॉर्म में फ्लो होता है। यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड एंड इरिवर्सिबल चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, बिकॉज यहाँ पे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं और ग्लेशियर्स अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उससे वो मेल्ट होंगे। जब वो मेल्ट होंगे तो पहले तो फ्लड की कंडीशन आएगी। जो रिवर्स यहाँ पे फ्लो हो रही है उनमें ज्यादा पानी आने की वजह से फ्लड होगा। और जब एक वक्त के बाद ये मेल्ट हो जाएंगे काफी हद तक, तो उसके बाद इसमें आ जाएगा ड्रॉट, क्योंकि फिर आइस का लेवल कम हो जाएगा। अगर आइस का लेवल कम हो जाता है तो फिर नदियों में पानी का लेवल भी कम हो जाएगा, उससे ड्रॉट की कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे कौन कौन सी मेजर रिवर्स है वो हम देख लेते हैं। जैसे इंडिया में है गंगा रिवर, गंगोत्री ग्लेशियर जो है वहां से निकलती है। इंडस है वो भी यहाँ पे ग्लेशियर से निकलते हैं। इसके अलावा है अमू दरिया, तारिम, येलो रिवर, यांगचे, ब्रह्मपुत्रा, इरावदी, साल्विन, ये रिवर्स है, मेजर रिवर्स हैं जो कि हिंदू कुश रीजन से ये सारी निकलती हैं। अब जो आईसीमोड है जिसने की ये वाइज रिपोर्ट निकाली है, ये स्टैब्लिश किया गया था 1983 में। ये फोकस करता है क्लाइमेट और एनवायरमेंटल रिस्क जो जो भी यहाँ पे चल रहा है, पूरा हिमालयन रीजन में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उन सब पे ही ये वर्क करता है, रिसर्च करता है। आईसीमोड का हेडक्वार्टर है नेपाल में, काठमांडू में। इसकी मेंबर कंट्रीज वही है जो इस रीजन में पाई जाती है कंट्रीज, 8 कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। अब जो ये वाइस रिपोर्ट निकाला है आईसीमोड ने, वो हाईलाइट करता है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। हिंदू कुश रीजन में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस तरीके का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका क्या क्या इम्पैक्ट है, वो सब इस रिपोर्ट में दिया है। तो इसमें ये बताया गया है ग्लेशियर डिसअपियर्ड 65% फास्टर इन 2010। देखो अभी क्योंकि लगभग 1.13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ चुका है अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी की रिपोर्ट के हिसाब से। तो इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर है वो डिसअपियर हो रहे हैं बहुत फास्ट रेट में। पहले भी ये धीरे धीरे कम हो रहे थे लेकिन तब इनका रेट कम था, अभी 65% इंक्रीज हो चुका है। एंड ये प्रिडिक्टेड है कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक, अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है तो 2100 तक जो ग्लेशियर्स हैं वो 30 to 50% तक यहाँ पे लॉस हो सकते हैं, जो कि काफी मेजर लॉस होगा। तो इससे वाटर सिक्योरिटी पे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे जैसे ग्लेशियर मेल्ट होते हैं एक पीक वाटर यहाँ पे अचीव होता है। पीक वाटर का मतलब ये होता है कि वाटर का लेवल सबसे ज्यादा अमाउंट वाटर, उसके बाद फिर वो डिक्रीज होगा, तो दैट इज द पीक लेवल, यानी कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एक बार में अचीव हो जाएगा। फिर जितनी ज्यादा यहाँ पे हीट बढ़ते रहेगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो मेल्टिंग ज्यादा होगी। अगर मेल्टिंग ज्यादा होते रहेगी तो पानी का अमाउंट कम होता रहेगा। तो इसे ही हम कहते हैं पीक वाटर स्टेज। पीक वाटर स्टेज मीन्स की सप्लाई ऑफ फ्रेश स्नो वाटर ड्यू टू ग्लेशियर मेल्ट विल बी द हाईएस्ट एवर। जितनी भी नदियां यहाँ पे फ्लो हो रही है उसमें मैक्सिमम पानी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लेशियर है वो जल्दी जल्दी पिघल रहे हैं, जल्दी जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, तो पानी का अमाउंट इन रिवर्स में बढ़ जाएगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होगा एक वक्त के लिए। लेकिन उसके बाद क्या होगा, फिर अब ये जब मेल्ट हो जाएंगे तो अब यहाँ पे जो आइस है उस आइस का अमाउंट कम हो जाएगा,
उसका अमाउंट अगर कम हो जाता है तो उसके बाद फिर यहाँ पे ड्रॉट कंडीशन आ जाएगी। जब एक पीक वाटर कंडीशन आती है उसके बाद फिर धीरे-धीरे ड्रॉट कंडीशन आना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे एरियाज़ जहाँ जितने भी हैं वर्ल्ड में पूरा जहाँ-जहाँ पे भी ग्लेशियर्स पाए जाते हैं उसमें पीक वाटर को अचीव कर लिया है। क्योंकि वर्ल्ड में बहुत जगहों पे माउंटेन्स हैं और उन माउंटेन्स में ग्लेशियर्स वगैरह प्रेज़ेंट है, तो बहुत सारे ग्लेशियर्स ने पीक वाटर को अचीव कर लिया है। अब वहाँ पे ड्रॉट कंडीशन आना शुरू हो रही है। लेकिन अभी जो हिंदू कुश वाला जो रीजन है, वहाँ पे अभी पीक पॉइंट पे वो पहुँचा नहीं है। इट मीन्स कि अभी यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है अभी। धीरे-धीरे मेल्टिंग बढ़ेगी और उसके बाद फिर यहाँ पे पीक पॉइंट को ये अचीव करेगा और फिर ड्रॉट कंडीशन शुरू होगी। ग्लेशियर्स जब मेल्ट होंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो रिवर्स है हमारी वो इम्पैक्ट होंगी, जैसे कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडियन रिवर्स, इनमें पानी कम हो सकता है। तो पहले तो पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, इनमें इंक्रीज होगा, लगभग 2050 तक पानी बढ़ेगा, यानी कि फ्लड वाली कंडीशन होगी। लेकिन उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म में वो पानी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। 2100 तक आते आते 80% वाटर का कंटेंट कम हो जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट जो ईस्ट वाला जो साइड है हिमालय का, वहां पे थोड़ा कम पड़ेगा, ये वाला जो रीजन है, क्योंकि सबसे बड़े जो ग्लेशियर्स हैं वो वेस्टर्न हिमालय में सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। यहाँ पे जो ईस्ट वाला जो एरिया है, ईस्ट वाले एरिया में जो ग्लेशियर्स हैं वो थोड़े छोटे ग्लेशियर्स हैं, इसलिए यहाँ पे जो रिवर सिस्टम है, जैसे इरावली रिवर है, साल्विन, इन सब रिवर्स में मेजॉरिटी ऑफ वाटर ग्लेशियर का नहीं होता है। इसमें जो वाटर होता है वो और भी सोर्सेस से होता है, ग्लेशियर से भी होता है, बाकी सोर्सेस से भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो रिवर्स हैं, यहाँ पे इनका मेजर सोर्स ही ग्लेशियर है, तो वो ग्लेशियर के मेल्ट होने का इन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। बट ईस्ट में जो रिवर्स है उन पे थोड़ा सा रिलेटिवली कम इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ग्लेशियर तो मेल्ट हो ही रहे हैं, इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट यहाँ की बायोडाइवर्सिटी में भी देखने को मिल रही है। जैसे कि यह है हिमालयन आइबेक्स, ये एक गोट है, माउंटेन गोट। इसका जो हैबिटेट है वो भी काफी कम हो चुका है, लाइक 33 से 64% तक इसका हैबिटेट डिग्रेड हो रहा है और भी कम होता जाएगा बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से क्या होगा, जैसे कि ये कोई ग्रास है, ग्रास को ये खाता होगा। अब अगर टेम्परेचर इंप्रूव होगा तो हो सकता है ये ग्रासेस यहाँ पे ग्रो करना कम हो जाए। अगर ये ग्रो करना कम हो जाएंगे तो फिर इसकी भी पॉपुलेशन घटेगी। तो इस तरीके के इम्पैक्ट हर एक जितने भी यहाँ पे स्पीशीज हैं उन पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और यहाँ पे इम्पैक्ट अगर हम देखें तो जेनेटिक और स्पीशीज लॉस देखने को मिल रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, जो सर्वाइव करेंगी वही लॉन्ग टर्म में रह सकती है, और जो नहीं उस टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को या वेदर चेंज को जो नहीं सर्वाइव कर पाएंगी वो लॉस हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ऑल्टरेशन इन इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। इकोसिस्टम किससे बनता है, इकोसिस्टम स्पीशीज से बनता है, अलग अलग स्पीशीज, चाहे वो एनिमल की स्पीशीज हो, चाहे वो प्लांट स्पीशीज हो, माइक्रोब की स्पीशीज हो। एक भी अगर कोई भी स्पीशीज अगर किसी इकोसिस्टम से एक्सटिंक्ट हो जाती है तो उसका पूरा इम्पैक्ट पड़ता है उस पूरे इकोसिस्टम पे, उससे इकोसिस्टम स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो सकता है। इंक्रीज इन इन्वेजिव स्पीशीज, देखो इन्वेजिव स्पीशीज क्या होती है, जो किसी और रीजन में पाई जाती है और उस रीजन से वो किसी दूसरे रीजन में आ जाती है। जब नेटिव स्पीशीज अगर सर्वाइव नहीं कर पा रही, टेम्परेचर सपोज बढ़ जाता है 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस, तो नेटिव स्पीशीज जो पहले से ही वहां पे प्रेजेंट थी अब वो सरवाइव नहीं कर पा रही है। लेकिन जो इन्वेजिव स्पीशीज होती है उनमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में, हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर लेती है। तो ये इन्वेजिव स्पीशीज अब इस जगह पे सरवाइव करेंगी तो उससे क्या होगा कि नेटिव स्पीशीज को वो और तेजी से रिप्लेस कर सकती है। तो इससे पूरा स्पीशीज कंपोजिशन भी किसी भी एरिया का चेंज हो सकता है। देन रेंज शिफ्ट, देखो रेंज का मतलब क्या होता है, ये है हिमालयन इकोसिस्टम। सपोज ये एक माउंटेन है, तो एक पर्टिकुलर एरिया पे या फिर एक पर्टिकुलर एरिया पे ही एक पर्टिकुलर स्पीशीज यहाँ पे रहती है। जैसे स्पीशीज ए है, ये यहाँ पे 2000 से 3000 मीटर पे मिलती है, इतने ही टेम्परेचर को वो सरवाइव कर सकता है या फिर वो उसका बेस्ट सुटेबल कंडीशन है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है 1 डिग्री या 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, तो अब ये ऊपर शिफ्ट होगा, क्योंकि उसको वो कम टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, माउंटेन में ऊपर का जो स्पेस है वहां पे उसको वो पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलेगा। तो उसका जो रेंज है जहां पे वो पाया जाता था 2000 से 3000 मीटर, उसको उसका रेंज कहा जाता है। अब वो शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि अब ये स्पीशीज और ऊपर जाएगी, क्योंकि इसको क्या चाहिए, ठंडा टेम्परेचर चाहिए, तो ये और ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। इस तरीके से हैबिटेट भी शिफ्ट हो जाता है, जो स्पीशीज हैं वो सब माइग्रेट करते हैं। और ये देखा जा रहा है कि काफी स्पीशीज जो पहले किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं पाई जाती थी वहां पे वो स्पीशीज पाई जा रही है।
क्यों? क्योंकि उनका सुटेबल जो क्लाइमेट है, उसका रेंज ही चेंज हो गया है बिकॉज़ ऑफ द क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अब जो पूरा हिमालयन रीजन है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है, तो उनको भी इम्पैक्ट होगा। कैसे? किस तरीके से? क्रॉप लॉस, अगर जो क्रॉप स्पीशीज है, जैसे कि अगर व्हीट है, राइस है, कोई भी और वेजिटेबल्स हैं, अगर वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो उस चेंज को वो नहीं टोलरेट कर पा रहे, तो उनका लॉस होगा, क्रॉप फेलियर होगा, जिससे वहां पे रहने वाले लोगों की इकोनॉमी, लाइवलीहुड इम्पैक्ट होगा, फॉडर शॉर्टेज हो सकता है, तो वो कैटल्स को नहीं रख सकते, लाइव स्टॉक की डेथ हो सकती है, माइग्रेशन, बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं, स्पेशली जो माउंटेन इकोसिस्टम है उसमें देखा जा रहा है कि वो माउंटेन से माइग्रेट होके प्लेन एरियाज में या फिर सिटीज में बहुत ज्यादा माइग्रेशन देखा जा रहा है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो डेफिनेटली उनमें होगा ही। अदर देन दैट, डिपॉजिटेड पीओपीज, देखो जो हिमालय है उसमें बहुत सारे जो पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, वो भी डिपॉजिट हुए हैं। ये हिमालयस और इसके नीचे यहाँ पे सपोज हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप है, और इसका जो फ्लू गैस है, उस गैसेस के साथ में बहुत सारा जो पॉल्यूटेंट होता है वो इकट्ठा होके जाता है, और हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं उसमें वो इकट्ठा हो जाता है। बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे पाए गए हैं। रिसर्च में पता चलता है कि जो पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है वो हिमालय के ग्लेशियर्स में भी पहुंच चुके हैं। पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का मतलब ये है कि जो इजिली डिग्रेड नहीं होते हैं, जिनको बैक्टीरिया डिग्रेड नहीं कर पाते हैं, तो वो एज सच एनवायरमेंट में वैसे ही रहते हैं, तो ये काफी ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीसीबीज, पीसीबी का फुल फॉर्म है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। अब ये जो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स हैं, ये यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, तो अगर ये ग्लेशियर्स में डिपॉजिटेड है पीसीबीज, अब जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे ज्यादा रेट, इंक्रीज रेट के साथ में, तो इसका जो पानी है उसमें ये पीसीबी यहाँ पे मिक्स होके हमारे रिवर सिस्टम में आएगा, और उसी पानी को फिर हम पिएंगे तो वो हमारे बॉडीज में भी जा सकता है। तो ये भी देखा जा रहा है कि ये जो पीसीबीज हैं या फिर और भी जो पीओपीज हैं, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ये वाटर साइकिल में के थ्रू हमारे रिवर्स से ह्यूमन बॉडी में भी ये आ सकते हैं। अदर देन दैट, डिक्लाइन इन एल्बिडो। अब एल्बिडो क्या है? दिस इज सनलाइट, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं ग्लेशियर्स, उसी को हम बोलते हैं एल्बिडो। तो ये हेल्प करता है टेम्परेचर मेंटेनेंस में, क्योंकि 90% जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो बाहर चले जाती है। तो क्यों? बिकॉज ऑफ दिस आइस, आइस उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब अगर ये आइस ही यहाँ से मेल्ट हो जाएगी, तो आइस के नीचे क्या है? आइस के नीचे तो सॉइल है, सॉइल उसे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, सॉइल उसको एब्जॉर्ब करेगा उस हीट को। तो अगर सॉइल ने उसको एब्जॉर्ब किया, तो क्या होगा कि उससे हीट बढ़ जाएगी, और अगर हीट बढ़ती है तो और भी ज्यादा फिर ये जो बची हुई आइस है वो भी यहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हीट बजट, अर्थ का जो हीट बजट है उस पर इम्पैक्ट काफी ज्यादा इससे पड़ सकता है। इट मीन्स कि ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा तेज हो जाएगी, बिकॉज अब ये जो ग्लेशियर्स हैं या फिर जो ये जगह था, जो लैंड एरिया था, वो और ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो उससे टेम्परेचर बढ़ेगा। कुछ स्टेप्स लिए गए हैं यहाँ पे ग्लेशियल इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करने के लिए। इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिए वो हम देखते हैं। इंडिया का है यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। हिमालयन इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए नेशनल मिशन, ये आता है अंडर एनएपीसीसी। एनएपीसीसी मीन्स नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च किए गए थे 2008 में, और इसके अंदर में है 8 मिशन। 8 मिशन में जैसे कि इसमें है सोलर मिशन, सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए मिशन है इसमें, तो वैसे ही इसमें है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, जो कि हिमालय के इकोसिस्टम पे ही ये वर्क करता है। इसके अलावा एनसीपोर है यहाँ पे, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जो कि ओशन पे रिसर्च करता है, एंड पोलर, पोलर मीन्स की जहाँ पे आइस है, और जो हिमालयन ग्लेशियर्स है वहां पे भी आइस है, तो वहां पे भी ये रिसर्च करता है और देखते हैं कि क्या चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। हमारा एक रिसर्च स्टेशन है हिमांश नाम से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में काफी अच्छे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वहां पे, 2016 में स्टैब्लिश किया गया था, वहां पे भी रिसर्च होती है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है यहाँ पे, ये असेसमेंट करता है रन ऑफ फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो उसमें कितना मेल्ट हो रहा है, कितनी तेजी से वो मेल्टिंग हो रही है उसमें, वो सब पे रिसर्च करता है एनआईएच। तो ये थे इंडिया के इनिशिएटिव्स। ग्लोबल लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं? देखो, आईसीमोड जो है वो पूरा जो हिमालयन रेंज है पूरा, उस पे ये रिसर्च करते रहता है कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे कि अभी इसने अपनी रिपोर्ट दी थी हिंदू कुश हिमालयन रीजन पे। इसके अलावा यहाँ पे फ्रेमवर्क फॉर रीजनल कॉपरेशन बनाया गया है, यूएनडीपी और आईसीमोड ने मिलकर बनाया है। रीजनल कॉपरेशन मतलब हिमालयन रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी को कॉपरेट करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ में, ताकि वहां पे जो स्पीशीज है उनको कंजर्व किया जा सके। एंड देन यूनेस्को का वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विसेज यहाँ पे यूनेस्को का है,
जो कि ग्लेशियर्स को मॉनिटर यहाँ पे करता है। तो अब इसमें और क्या-क्या हो सकता है? इसमें ज़रूरत है रीजनल एंड ग्लोबल कोऑपरेशन की। रीजनल कोऑपरेशन यानी कि यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं, 8 कंट्रीज़ हैं, इन सभी कंट्रीज़ को कोऑपरेट तो करना ही होगा, साथ में वर्ल्ड लेवल पे भी ग्लोबली भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। बिकॉज़ जो हिमालयस हैं, ये इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज के। जितना भी क्लाइमेट चेंज होता है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट माउंटेन ही जो इकोसिस्टम है, माउंटेन इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा वो विज़िबल होता है, सबसे ज़्यादा दिखता है, तो ये काफ़ी वल्नरेबल होते हैं। तो यहाँ पे जब रिसर्च करी जाएगी तो उससे और भी ज़्यादा हमें पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज कितना ज़्यादा हो रहा है और कितने हमको और इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ज़रूरत है टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है। ट्रांस बाउंड्री डेटा इन्फॉर्मेशन शेयर करना। ट्रांस बाउंड्री मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जितना भी जो इनके पास में डेटा है, उन सबको शेयर करके और ज़्यादा डेटा हमें पता चलेगा तो हम और ज़्यादा कंक्लूड कर सकते हैं। देन प्रोटेक्टिंग माउंटेन कम्युनिटीज़, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं या फिर जो बायोडायवर्सिटी है, एनिमल स्पीशीज़, प्लांट स्पीशीज़, उन सबको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो हिमालयन रीजन है, ये काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्स एरियाज़ हैं। यहाँ पे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी पाए जाते हैं, मीन्स कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मॉनिटरिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है। मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पे जैसे रिमोट सेंसिंग है, सैटेलाइट डेटा है, मॉडलिंग है, ये सब कुछ यहाँ पे किया जा सकता है। देन बिल्डिंग एडेप्टेशन। अब जो यहाँ पे लोग रहते हैं तो उनको तो इम्पैक्ट दिख रहा है, तो एडेप्टेशन की ज़रूरत है अभी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है। मिटिगेशन तो होता रहेगा लेकिन अडेप्ट किस तरीके से किया जाए, इसे भी करने की काफ़ी ज़रूरत है। एंड अर्ली वार्निंग स्ट्रैटेजीज़, अर्ली वार्निंग जैसे कि फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं। कोई मेजर रिवर जैसे गंगा रिवर है, उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उनमें भी फ्लड आ जाता है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम को अच्छे से डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को कम नुकसान पहुँचे उससे। देन अडॉप्टिंग इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। अब वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो रिवर्स हैं वो धीरे-धीरे ड्राई होते जाएँगे, तो हम किस तरीके से अपने वाटर को यहाँ पे मैनेज करेंगे? इन सब पे एक अप्रोच बनाने की और पॉलिसीज़ बनाने की यहाँ पे ज़रूरत है। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन जॉइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।